नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दोस्तों रेलवे और एसएससी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे में दोस्तों साइंस का वेटेज 25 से 30 नंबर का होता है, इसलिए पूरा इसको देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेविंग क्रीम किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। शेविंग क्रीम किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। इमल्सन है, एरोसोल है, फोम है या फिर जेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। शेविंग क्रीम कैसा है दोस्तों, फोम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसा होता है शेविंग क्रीम दोस्तों, शेविंग क्रीम जब इसमें दोस्तों लिक्विड में, किसी लिक्विड में, तरल पदार्थ में, किसी तरल में गैस का मिलाया जाता है तो होता है दोस्तों शेविंग क्रीम, फोम बनता है तो उसमें शेविंग क्रीम उसका एक एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। स्टार्च का पाचन माइलेज एंजाइम से होता है। वसा का पाचन ट्रिप्सिन से होता है। तो इन तीनों कथन में से दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोस्तों पहला कथन है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है, ये बिल्कुल सही कथन बोला गया है। स्टार्च का पाचन माइलेज एंजाइम से होता है, ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पादप में किस भाग से ऊपरी पौधे का विकास होता है। किसी भी पादप कोशिका में किस भाग से ऊपरी पौधे का विकास होता है। बीज से, बेबी प्लांट से, प्रांकुर से या फिर मूलांकुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रांकुर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मान लीजिए कोई दोस्तों ये सीड है, तो ये ऊपरी भाग से दोस्तों अगर पौधे का विकास होता है, या निचली भाग से दोस्तों ये क्या होता है, जड़ बनता है। निचली भाग से जड़ बनता है, ऊपरी भाग से पौधा बनता है। तो ऊपरी भाग को बोला जाता है दोस्तों प्रांकुर और निचले भाग को बोला जाता है मूलांकुर। ये भी याद रखिएगा, निचले भाग से जड़ से जिससे बनता है उसको बोला जाता है मूलांकुर, और जिससे पौधा बनता है उसको बोला जाता है प्रांकुर। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को, शुगर की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। वसा, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर पेप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। इंसुलिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि CaCO3 होता है। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका सूत्र होता है। इन सभी का अलग अलग द्रव्यमान संख्या निकाल के उसको ऐड कर देना है। कैल्शियम का हो जाएगा दोस्तों 40, सी कार्बन का हो जाएगा दोस्तों 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा दोस्तों 16। तो 16 गुणे कितना ऑक्सीजन है 3, इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 100 AMU। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 100 AMU याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। किसी भी वस्तु पर दोस्तों बल भी लगाया जाता है तो भी उसका कार्य शून्य होता है यदि उसका विस्थापन कितना हो। ऋणात्मक हो, उदासीन हो, धनात्मक हो या फिर शून्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य। अगर विस्थापन शून्य होगा दोस्तों तो कार्य भी शून्य होगा, याद रखिएगा। अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर वक्रता वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक से है, लेकिन ये दोस्तों कंसेप्चुअल अगर जो स्ट्रांग होगा उसी का दोस्तों ये सही होगा। तो मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, ये दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। यहाँ पर है दोस्तों पी है दोस्तों, जिसे ध्रुव बोला जाता है। पोल को ध्रुव बोला जाता है। और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर फोकस होता है एफ।
तो बोला है 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब यही बोला गया है दोस्तों, 100 मान, इसका 100 मान दिया है। तो पी और सी के बीच कितना दूरी है, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या को दोस्तों वक्रता केंद्र बोला जाता है, याद रखिएगा। और वक्रता केंद्र का आधा होता है दोस्तों फोकस दूरी। फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता केंद्र, ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का मान होगा। जब एक परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का मान होगा। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई प्रतिरोध है, फिर ये है, फिर एक प्रतिरोध है, फिर ऐसे है, फिर एक प्रतिरोध है, ऐसे करके कई प्रतिरोध है, एक श्रृंखला में है, श्रेणी क्रम में है, तो उसमें धारा का मान कितना होगा? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है, या फिर एक समान रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल नेट रेजिस्टेंट प्रतिरोध कितना होगा? मतलब दोस्तों तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तुल्य प्रतिरोध बोला है 10 ओम और 40 ओम का। तो R1 का मान है 10 ओम, R2 का मान है 40 ओम। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें मान रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 40 एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 5/40। इसको जब 1/R का मान ये दिया है 5/40, जब इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो R बराबर हो जाएगा 40/5। R बराबर हो जाएगा 40/5। इसको काटेंगे 5 से 40 को, तो हो जाएगा 8 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का सूचन करता है? गैल्वेनोमीटर से मतलब दोस्तों क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम। दोस्तों ये पशु कोशिका से मतलब नहीं है कि केवल जानवरों में पाया जाएगा, इसमें एनिमल किंगडम की बात किया गया है। एनिमल किंगडम, इसमें दोस्तों मानव, नर मानव, जीवित सभी जीवित लोग आ जाएंगे। नर मानव सभी लोग आ जाएंगे। नर हो गया, जानवर हो गए, शेर हो गया, कोई भी हो गया, इन सभी पशु कोशिका में सभी आते हैं। पशु कोशिका मतलब दोस्तों एनिमल किंगडम से बात लिया गया है। तो लाइसोसोम के और भी बोला जाता है दोस्तों आत्महत्या की स्थैली भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को ही बोला जाता है। राइबोसोम की बात करें दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज और पेक्टिन की। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है। अच्छा दोस्तों, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब कोशिका का अध्ययन किया था, आनुवंशिकता का अध्ययन किया था, तो दोस्तों किस पौधे का प्रयोग किया था? तो आप सभी को पता होगा, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किस लिए किया था? क्योंकि इसकी दोस्तों उत्पादन बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसमें उत्पादन बहुत जल्दी हो जाती है, और इसमें दोस्तों कम ऊंचाई वाले और अधिक ऊंचाई वाले पौधों का आसानी से ये अलग कर सकते थे। और इसमें दोस्तों 5 चीज़ों को इन्होंने लिया था। पुष्प को,
पौधे को, मटर को, ऐसे लेकर 5 चीज़ों को इन्होंने लिया था। ये भी याद, ये सब याद करने वाली है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग। और F1 पीढ़ी में अगर बोले दोस्तों, तो मान लीजिए कोई एक बड़ा है, टी है, स्मॉल है, तो छोटा टी है। बड़ा टी से मतलब है दोस्तों कैपिटल, मतलब प्रभावी लक्षण बड़ा टी से डिनोट किया जाता है, प्रभावी लक्षण बड़ा टी से डिनोट किया जाता है। और छोटा हो जाता है बौना जो होता है, उसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। तो अगर F1 पीढ़ी में देखा जाएगा दोस्तों, प्रभावी लक्षण हो जाएगा दोस्तों प्रबलता का डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये कैसे होता है दोस्तों, चलिए क्रॉस कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक दो पौधा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। F1 पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी इस स्मॉल टी से, तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से, तो हो जाएगा दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोस्तों जो पहला होता है प्रभावी लक्षण प्रबलता का डिनोट करता है। तो ये सभी टाल होंगे, मतलब सभी लंबे होंगे, टाल होंगे। इसमें भी दोस्तों पहला ही है, इसमें भी पहला ही है। अगर दोस्तों सेकंड पीढ़ी में जब जाएंगे तो उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसको आप क्रॉस करेंगे ऐसे ही सभी में क्रॉस करते जाएंगे तो उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबलता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों जो श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होते हैं? स्पंज, टिमवार्म, ड्रेथ वार्म या फिर लीवर फ्लूक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पंज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पंज होते हैं दोस्तों श्वसनी में, उत्सर्जक में और परिसंचरण तंत्र वाले अंगों में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। अनाक्षी श्वसन को दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज है दोस्तों C6H12O6, ये किस में टूटता है? एक हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ऊर्जा भी निकलता है, कार्बन भी इसके साथ रिलीज होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन भी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, और साथ में क्या होता है निकलता है दोस्तों, इसको आपको बताना है। इसके साथ क्या बनता है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों इथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इथेनॉल बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल का जो फार्मूला दिया है दोस्तों ये C2H5OH, इथेनॉल का ये फार्मूला है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।